कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोड जैसे लगे हैं, अंदर क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ना। अब जैसे मैंने कोई वायर कनेक्ट कर दिया, इसमें रेजिस्टेंस कोई बल्ब, ये बल्ब है या फिर कुछ भी है, बैटरी से ये पॉजिटिव टर्मिनल सपोज है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा? करंट आई सपोज करंट फ्लो हुआ बाहर से, इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर है सपोज, कोई बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें, और टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। मैंने तार कनेक्ट किया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, डीसी बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे फ्लो होगा? एक एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा, एक इंटरनल सर्किट में भी तो फ्लो होगा। और एक करंट यहाँ से फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस के क्रॉस गया, फिर निगेटिव टर्मिनल पे गया, फिर अब कहाँ जाएगा बताओ? निगेटिव से अब कहाँ जाएगा? सर्किट कंप्लीट करना है ना। सर्किट ये कंप्लीट तो अभी हुआ नहीं, ये चार्जर यहाँ से आया, यहाँ पे रुक गए, सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ? सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा जब एक करंट पूरा राउंड मार के आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अब क्या होगा बताओ? करंट क्या इस इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो नहीं होगा चार्जेस? भैया हमने बैटरी ली, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वायर लगा दिया, करंट ऐसे फ्लो हुआ, ये तो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हुआ। अब करंट या फिर चार्जेस इस इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो फिर से एक राउंड लगेगा कि नहीं लगेगा? तभी तो कंटिन्यूएशन होगा करंट, वरना क्या होगा? यहाँ से गया, रुक गया, अब कहाँ? अब फिर से थोड़ी। करंट कब होता है? जब कंटिन्यूस सर्किट में जो आपके चार्जेस मोशन करते रहें, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट से भी चार्जेस फ्लो होंगे कि नहीं होंगे? ये पॉजिटिव पे जाएंगे, फिर ऐसे कंप्लीट होगा, फिर नीचे जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये कंप्लीट राउंड लेगा। तो इस तरीके से चार्जेस का फ्लो होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो हो रहा हो रहे होते हैं चार्जेस, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि उनको उनके चार्जेस के मोशन को रेस्ट करता है या फिर अपोज करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? अपोजिशन टू द चार्जेस ऑफर करता है या फिर करंट ऑफर करता है। इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। समझ में आया बात? यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का रेजिस्टेंस, अंदर क्या है भैया भरा? इलेक्ट्रोलाइट ही तो भरा है। बैटरी क्या अंदर भरा है? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू करंट या फिर टू फ्लो ऑफ चार्जेस, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन से मेरा क्या मतलब है बताओ? सपोज जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, तो मेरा क्या मतलब होगा बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग क्या होता है? जैसे कोई आपने शरबत बनाया, ठीक है, उसमें आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी है, उसमें तुमने 4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, तो 1 चम्मच भी चीनी डाल सकते हो, तो बताओ किसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? यानी कि कितना उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं, या फिर कितना गाढ़ापन या फिर कंसंट्रेशन उसमें पार्टिकल जो भी, जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो CuSO4 की कितनी कंसंट्रेशन है? कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है कि पानी ज़्यादा मिला हो, ये भी तो हो सकता है। डाइल्यूटेड ऐसे सुना है ना। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जितनी ज़्यादा दूरी पे होंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक जैसे इतनी दूरी पे रखे हुए इलेक्ट्रोड, ऐसे सॉल्यूशन वही है, कंसंट्रेशन भी वही है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, और एक तो जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो थोड़ा कम होगा। अगर मैं दूरी थोड़ी बढ़ा दूँ इलेक्ट्रोड्स की, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है, क्योंकि करंट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अच्छा, तीसरा पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं डिप होते हैं कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट में? इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो यार डंडे, जो जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जितना ज़्यादा एरिया डिप होगा दोनों का, जितना ज़्यादा अंदर डिप होंगे, या फिर जितना ज़्यादा, जैसे मैंने ये है इतना डुबो दिया उसमें, और एक होता है इतना डुबो दूँ, तो इसमें ज़्यादा एरिया डिप है। तो जितना ज़्यादा एरिया डिप होगा इलेक्ट्रोड्स का पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? होता है पॉइंट। टेम्परेचर से क्या होता है इसका इफेक्ट बताओ? मैं ये पढ़ा चुका हूँ, मैं टेम्परेचर वाला पढ़ा चुका हूँ। टेम्परेचर में बढ़ा दूँ
तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा बताइए? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा यार, मैं पढ़ा तो चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है कि नहीं? बिकॉज विस्कस फोर्सेज क्या हो जाती है, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो ये गाढ़ापन थोड़ा कम हो जाएगा, तो लिक्विड ही है, लिक्विड का क्या होता है, विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट ये होता है कि भैया नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब किस टाइप का तुम इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, हर इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे। तो पांचवा पॉइंट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो गया। पांचवा पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक बैटरी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बैटरी है, इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, फील्ड है। जब हमने इस बैटरी से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पर्टिकुलर बैटरी का, वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसी को ईएमएफ बोलते हैं कि नहीं? ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? इट इज़ द वर्क या फिर इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सोर्स इन मूविंग अ पर्टिकुलर चार्ज अक्रॉस द होल सर्किट या अक्रॉस द बैटरी या अक्रॉस द क्लोज्ड सर्किट। ये मैं बढ़ा चुका हूँ ना, ईएमएफ क्या होता था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। अब मैं आगे क्या करूँ, अब बैटरी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, करंट विड्रॉ कर रहा हूँ इस बैटरी से, तो क्या होगा कि मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया सपोज, और करंट फ्लो होने लगा इससे। ये सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, अभी बताऊँगा क्या है वो चीज़। तो जब करंट विड्रॉ होने लगता है इस पर्टिकुलर बैटरी से, तब जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, वो थोड़ा कम हो जाता है। या फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब बैटरी से करंट विड्रॉ करा जाने लगे तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, वही क्या बोलते हैं, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जब करंट विड्रॉ करते हैं, और जब करंट विड्रॉ नहीं करते हैं तो तब ईएमएफ किसके बराबर होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, क्योंकि उस समय हम बैटरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन लिख लो पहले। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल when a current is being drawn from it, when the current is being drawn from it is called its terminal potential difference। इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, कैपिटल वी से। नाम से ही पता चला, देखिए टर्मिनल क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड ही तो टर्मिनल है। तो जब कभी करंट विड्रॉ करा जाने लगा, यानी बैटरी का हम यूज़ करने लगे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल, उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ईएमएफ से इसकी वैल्यू कम होती है। क्या कितनी कम होती है बताऊंगा आगे चल के, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको। चलो अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। कॉन्सेप्ट समझ में आया टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? तो चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप, इन तीनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो एक बैटरी ली जाती है, सपोज एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आर, और एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया इस बैटरी से। ये कैपिटल आर क्या है, ये बैटरी के बाहर है, इस तरीके से समझो, ये बैटरी है आपकी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल सपोज है, नेगेटिव टर्मिनल। मैंने वायर से एक बल्ब लगा दिया या फिर कुछ भी कनेक्ट कर दिया है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है भरा हुआ बैटरी के, और इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब देखो किसी किसी बुक में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे ना दिखा के ऐसे दिखा देते हैं वो। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात मेरी? इससे इसको समझो, ये बैटरी है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, या पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इससे मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो क्या होगा, करंट विड्रॉ होने लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें टर्मिनल पोटेंशियल और इन सब के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो करंट विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्मॉल आर को किसी किसी बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, किसी किसी बुक में साथ साथ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो मैं इसके साथ में लेके चल रहा हूँ।
ये एक मैंने डॉटेड लाइन बना दी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो बॉक्स टाइप का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को या फिर बैटरी को, ठीक है। कितना समझ में आया कि नहीं। इस बैटरी का ईएमएफ है कैपिटल ई, इसको सेल से इसको सेल लिख लो, सेल। ये करंट आई विड्रॉ होने लगा इससे, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, विड्रॉ होने लगा है बैटरी से। अब देखिए क्या है, ईएमएफ की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी है। ईएमएफ जो होता है वो एक तरीके से वर्क डन बाय द सोर्स होता है टू मूव द करंट। इस पूरे यहाँ से बाहर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करवाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट फ्लो करवाने में जितना वर्क डन करना पड़ा। तो जो ईएमएफ होता है इन दोनों वर्क डन के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताइए, कहने का मतलब अलॉन्ग द क्लोज सर्किट जितना वर्क डन करना पड़ा है इस सोर्स को, इस बैटरी को, टू मूव द करंट या फिर टू मूव द चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज अक्रॉस द या फिर अराउंड द क्लोज सर्किट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की डिफिनीशन अगर लिखना चाहो, ईएमएफ ऑफ द सेल ये किसके बराबर होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज अराउंड या फिर अक्रॉस, कुछ भी बोल सकते हो, अराउंड द क्लोज सर्किट। इस पूरे सर्किट में करंट को मूव करवाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है सेल को या फिर किसी भी सोर्स को, वही क्या बोला जाता है, उस बैटरी का ईएमएफ बोला जाता है। इसको ई से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर कैपिटल आर, भाई कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर तो है नहीं, तो इसका पोटेंशियल, अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे कि नहीं होंगे। कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज़ में है कि नहीं है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे। तो सीरीज़ में क्या चीज़ सेम चलती है, क्या चीज़ सेम जाएगी, भैया ये करंट आई जो है वो बाहर वाले सर्किट में भी फ्लो होगा और अंदर भी वही करंट आई फ्लो हो रहा होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे कि नहीं होंगे। और सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है कि नहीं। तो मैं मान लेता हूँ एक्सटर्नल, ये वाला सर्किट क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है जहाँ पे कैपिटल आर लगा हुआ है, और स्मॉल आर जहाँ पर है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस वो स्मॉल आर है। इसको इंटरनल सर्किट भी बोल सकते हो, या फिर बैटरी के अंदर की बात, इनसाइड द सेल है वो। तो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी है, ठीक, और इस वाले इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, वी डैश है। तो ईएमएफ की वैल्यू वी प्लस वी डैश होगी कि नहीं होगी, बताइए। ईएमएफ इज इक्वल टू ये एक्सटर्नल में जितनी पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस इंटरनल में जितनी पोटेंशियल ड्रॉप है, उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आई करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है तो वी की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ लगाओ भाई, ओम्स लॉ। लॉ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये वी किसके अक्रॉस है, कैपिटल आर के अक्रॉस है, ठीक है। अच्छा, वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। यहाँ से हम आई को कांस्टेंट ले सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आई जो करंट इन द सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ये फॉर्मूला किसके किसके बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है, करंट, ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। इतनी अगर नॉर्मल हम सर्किट प्रॉब्लम भी देखें तो ई अगर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर ईएमएफ है और करंट आई है, तो आर और स्मॉल आर सीरीज़ में है, तो ओम्स लॉ लगाइए ज़रा। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई है, टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में है, ऐसे याद रख सकते हो। अब दूसरा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि भैया जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम क्यों होती है जब हम करंट विड्रॉ करते हैं। तो वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल क्या है भाई, वी है, कैपिटल वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कैपिटल वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई माइनस वी डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ई माइनस वी डैश की वैल्यू कितनी है, आई आर। तो वी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आर आई आर हो जाएगा। कहने का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात। एक फॉर्मूला ये आ गया। तो देखो जब करंट कोई फ्लो हो रहा होगा, आई की कुछ वैल्यू होगी, तो वी देखो वी की वैल्यू क्या हो जा रही है, ई माइनस आई आर हो जा रही है, यानी कि उसकी कम हो जा रही है। ईएमएफ से देखो वैल्यू कम है कि नहीं इसकी वी की, यानी टर्मिनल जब कभी करंट विड्रॉ हो रहा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा कम होता है किससे, ईएमएफ से। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं।
बेसिकली क्या हो रहा है कि बैटरी ही मूव कराती है चार्ज, ठीक है। तो बैटरी को एक्सटर्नल वर्क डन भी करना पड़ता है और इंटरनल वर्क डन भी करना पड़ता है। बाहर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस भी झेलना पड़ता है उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट की ग्रोथ के या फिर करंट के फ्लो को रोकता है। तो बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा करंट को फ्लो करवाने के लिए। और अंदर कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे भी उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो दोनों केस में उसको बैटरी को या फिर सोर्स को ही वर्क डन करना पड़ रहा है, और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। चलो अब मुझे देखो हमने क्या क्या पता चल गया, आई ई आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन पता कर लिया हमने, वी ई और स्मॉल आर के बीच में। अब मैं स्मॉल आर की डिफिनीशन, जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू पता करता हूँ। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस तुमसे निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला, इसी से निकल के आएगा, इसी के आगे बल्कि करना है आपको। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका क्या चला जाएगा इधर, तो ई माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा कि नहीं। स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, लिखना चाहो लिख सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई की देखो, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई की, और जो अगर मैं इसको और डिटेल में इस फॉर्मूले को लिखूँ तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आर लिख सकता हूँ कि नहीं, इस वाले फॉर्मूले से देखो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये वाला फॉर्मूला में यहाँ रखना है, ई माइनस वी, और आई की जगह हमने रख दिया वी अपॉन आर, कैपिटल वी अपॉन आर। अब कहोगे सर याला ही फॉर्मूला क्यों रखा, याला रख देते, वी डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन आर, स्मॉल आर। इसको भी रख सकते थे, लेकिन क्या होगा फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे भी स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर रहेगा, तो हमारा जो पर्पस सर्व नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से मुझे ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ा, कैपिटल वी इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला, यानी कि आई इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन आर। अब ये क्या होगा, आर ऊपर जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला आगे चल के पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी यूज़ होगा। याद रखना जो भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमारा पोटेंशियोमीटर में यूज़ होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में जो होता है उसमें उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, तो इसका फॉर्मूला यूज़ होगा, इसे याद रखना सब चीज़ें। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। अगर तुम्हें ई दे रखा है, यानी कि ईएमएफ दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। ये जो वी है, वी देखो क्या होता है, यहाँ पे बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी से करंट विड्रॉ हो रहा है ना। कभी कभी एक केस आ जाता है कि कोई बैटरी चार्ज हो रही होती है, जैसे एक दूसरी दो बैटरी लगी हुई हैं, तो एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दूसरी चार्ज हो रही है, तो जब चार्जिंग का केस होता है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, ये आगे चल के न्यूमेरिकल करवाएंगे तो बता दूंगा मैं। ये डिस्चार्जिंग का केस है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही लगातार कि नहीं। अब ऐसा होता कि एक बैटरी यहाँ पे दूसरी लग जाती, तो वाली बैटरी तो चार्ज हो रही होती, भाई एक डिस्चार्ज हो रही दूसरी चार्ज हो रही होती। अगर करंट किसी में घुस रहा है, किसी दूसरी बैटरी में, तो क्या हो रहा है, एक डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, दूसरी चार्ज हो रही होती है। तो जब चार्जिंग का केस होता है तो ई प्लस आई आर लग जाता है, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा मैं बता दूंगा। देखते हैं स्पेशल केसेस, यहाँ तक तो नोट हो गया होगा सबका। और स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस है, अगर क्या हो, आई की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो, व्हेन नो करंट इज विदड्रॉन फ्रॉम सेल, ठीक है। जब कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है सेल से, यानी कि बैटरी ऐसी ही रखी हुई है, कोई भी हमने एक्सटर्नल सर्किट उससे कनेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी कि नहीं, और वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर। देखिए इस वाला फॉर्मूला देखिए, आई की वैल्यू जीरो, वी इक्वल टू ई। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि भैया जब करंट विड्रॉ नहीं किया जाता है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। जब करंट विड्रॉ किया जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ के क्या होता है, कम ही होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको वी ओपन बोलते हैं, या इसको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लोगों को ईएमएफ जब पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा ईएमएफ क्या होता है, ग्रेटर देन होता है टर्मिनल पोटेंशियल के। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, बिकॉज हमेशा अगर हमें एक बैटरी की बात करो, अगर सिंगल बैटरी कनेक्टेड है, तो हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करता ही करता है, यानी स्मॉल आर की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही। जब स्मॉल आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी हमेशा ही होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ईएमएफ थोड़ा कम हो जाए, ईएमएफ से जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा कम ही हो जाता है थोड़ा।
दैट मीन्स ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ क्या होता है जब बैटरी ओपन हो, ठीक है, जब बैटरी ओपन हो या फिर कोई भी करंट विड्रॉ ना किया, तो ईएमएफ की बैटरी के ईएमएफ क्या होता है, हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से ग्रेटर ही होता है। ये लिख लो, एक बार रिपीट कर दीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल in a closed circuit is always less than its EMF। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है V की वैल्यू हमेशा जब क्लोज सर्किट होगा, जब करंट विड्रॉ करा जा रहा होगा तो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा इनसाइड द सेल। इस वजह से टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्लोज सर्किट में EMF से हमेशा कमी रहती है। ठीक है, अब हम ग्राफ बनवा रहे हैं, कुछ ग्राफ बनवाएंगे, तो बड़े आसान ग्राफ है, उसमें एक ग्राफ पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना होगा। तो पहला ग्राफ है EMF वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ। तो EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। देखो EMF क्या होता है, EMF तो भाई प्योर पूरी तरीके से क्या कह सकते हो, जब करंट विड्रॉ ना किया जा रहा हो किसी सेल से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही EMF होता है। तो EMF किससे इंडिपेंडेंट है, कैपिटल R से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कैपिटल R का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है अगर EMF भैया जब कैपिटल R आ जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब मैं कैपिटल R यानी कि बैटरी को किसी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो EMF और R कैपिटल R एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बताइए। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस पे ईएमएफ पे डिपेंड करेगा? नहीं, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कब इफेक्ट करेगा, जब करंट विड्रॉ करोगे, तभी तो कॉन्सेप्ट रह जाता है इंटरनल उसका कहते हैं रेजिस्टेंस का। जब करंट विड्रॉ ही नहीं होगा, जैसे कि हमने बात करी जाए, तब V इक्वल टू ई हो जाता है कि नहीं। ये कंडीशन कब है, जब करंट ही विड्रॉ ना हो रहा हो। जब करंट विड्रॉ ना हो रहा तो स्मॉल r कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं उसके क्रॉस। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, I इंटू आर, आई इंटू स्मॉल आर। अभी आपने बताया था कि सोल्यूशन भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल करेगा, लेकिन करंट भी तो जब, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस किसको प्रोवाइड करेगा ये बताओ। रेजिस्टेंस होता क्या, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द करंट का, तो चार्जेस को या फिर करंट को, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस किसको करोगे। जैसे बल्ब है, जैसे सपोज ये बैटरी है, ठीक है, अब तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा तार हमने जोड़ा ही नहीं इससे, तो या क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगी, भले कितना रेजिस्टेंस आर रख दो, भले कितना इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल उसका कहते हैं स्मॉल आर हो, जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। कोई भी एक चीज़ जीरो हो जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब ही है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट ही नहीं होगा तो अपोज किसको करेगा, ठीक है ना। तो ई और आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी बैटरी का EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है उसको, वो इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। आर की वैल्यू कितनी बढ़ा दो, EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बेशक, पोटेंशियल डिफरेंस पे तो फर्क पड़ सकता है, या फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर बेशक फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। कोई मतलब ही नहीं था। EMF इंटैक्ट रहता है, उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, वो एक ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी होती है बैटरी में, उसको रिप्रेजेंट करता है। EMF क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कितनी स्टोर्ड एनर्जी है या फिर कितनी केमिकल एनर्जी है टू मूव द चार्जेस अक्रॉस या फिर अराउंड द क्लोज सर्किट। इसका बस ये, उसका मतलब कितनी एनर्जी वो है उसके पास, ठीक है। द EMF ऑफ अ सेल, द EMF ऑफ अ सेल, तो पता चल जाएगा। द EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, the EMF of a cell is equal to the terminal potential difference of the cell when no current is drawn from it. When no current is drawn from it, hence EMF E is independent of capital R. Hence EMF E is independent of capital R. कैपिटल R का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब करंट विड्रॉ किया जाएगा, और EMF का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब करंट विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं एक दूसरे से। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम लोग। दूसरा ग्राफ होगा V वर्सेज R। V क्या है भाई यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो V वर्सेज R हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ ऐसे हवा में तो प्लॉट हो नहीं जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला भी जरूरत होगा भाई, किसी बेस पे फॉर्मूला, किसी बेस पे ही तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो V का फॉर्मूला I इंटू आर होता है कि नहीं होता है। V डैश की बात नहीं हो रही, V की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही। तो I V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। I इज द टोटल करंट इन द सर्किट एंड कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
ई का फॉर्मूला क्या होता था, आई का फॉर्मूला क्या होता था, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर होता था कि नहीं, बताइए। इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आर नीचे डिवाइड में भी ले जा सकते हैं, यानी कि आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा, ई। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के कंडीशन बना सकें या फिर कुछ पता कर सकें कि दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होंगी। उसको 1 प्लस स्मॉल आर प्लस आर लिख सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है, समझ गए ना। अच्छा, अगर कैपिटल आर की वैल्यू रख दूँ मैं, कैपिटल आर की वैल्यू 0 रख दूँ, तो बताओ ये जो वी है किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए, बताइए। कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ से देखो, चाहे यहाँ पे रखना चाहो यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रखना चाहो यहाँ पे रख दो, तो वी की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पे देखो, आर की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, यहाँ पे 0 रखो और यहाँ पे 0 रखो, तो मल्टीप्लाई में 0 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी कि जब r इक्वल टू 0 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो तो क्या हो, अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो जाए तब v की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, e/2 हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r कर दो तो स्मॉल r अपॉन r क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, e अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन r, स्मॉल r कैंसिल आउट हो गया, तो e अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, तो e अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ईएमएफ की आधी हो जाती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, सॉरी ये वाली पहली कंडीशन हो गई, ये वाली दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या रख सकते हैं हम, ये अगर इन्फिनिटी हो, कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए या फिर इसकी वैल्यू, तब बताइए क्या होगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये अपॉन, बताइए क्या हो जाएगा, अगर सर v इक्वल टू ई हो जाएगा, वेरी गुड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं मैं तो आर अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, स्मॉल आर अपॉन इन्फिनिटी, ये टर्म तो 0 हो गया, बचेगा क्या, ई अपॉन 1 दैट इज ई। जब आर अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस ही होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, लेकिन अब क्या है, ये ठीक है, ये तो हमने पॉइंट्स ले लिए कि ये इन 3 पॉइंट्स की मदद लेके हम ग्राफ प्लॉट तो कर लेंगे, लेकिन ये ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिकॉज ये जो इक्वेशन बन रही है स्ट्रेट लाइन की नहीं है। ये जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो मैथ्स का चीज़ थोड़ी लगाएगी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ को, y इक्वल टू mx प्लस, ये इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होगा। तो इसका ग्राफ जो बनता है v और r के बीच में, जब r की वैल्यू 0 थी तो v की वैल्यू भी 0, यानी कि अगर r की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी 0 है। जब r की वैल्यू स्मॉल r के बराबर है तो v की वैल्यू e/2 है, तो ग्राफ कुछ बनता है कुछ। तो जब यहाँ पे सपोज e/2 आपका क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस e/2 हो गया, तो ये कंडीशन कब होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो कैपिटल आर की, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा, तब e/2 इसका बनेगा, क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी। जब आपका क्या होगा, आर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा होगा तो वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ई लिखना चाहो लिख सकते हो, ये आपकी ईएमएफ की वैल्यू होगी। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी हुआ नहीं, अप्रोच कर रहा है वो। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपिटल, यहाँ पे सपोज इन्फिनिटी है रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर हो जाएगी। नीचे डॉटर ना ही दिखाओ ज़्यादा सही है, ये बता रहा है कि इन्फिनिटी जा रहा है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। चलिए थर्ड ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड ग्राफ जो आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे भी न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो अब हम वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, आपको ग्राफ दे देगा, आपको फिर वैल्यूज़ पता करनी पड़ेंगी। तो वी एंड आई के बीच में ग्राफ, तो वी का फॉर्मूला क्या था, ई माइनस आई आर था, आई के टर्म में यही था, यही तो था। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस आई आर प्लस सी। कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दिया, जिससे कि मुझसे मेरा मैच कर सके इससे। तो आर को इधर रख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। देखो आई आर लिख दो चाहे आर आई लिख दो, बात वही है,
ये मेरा लिखने के पीछे कुछ पर्पज़ है, क्यों क्या पर्पज़ है अभी पता चल जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन दिख रही है भाई, किसी का कर्व जो होता है, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसका कर्व जो बनता था एस और टी के बीच में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कर्व कैसा बनता था, पैराबोलिक बनता था कि नहीं बनता था, बताइए। पैराबोलिक बनता था। तो कैसे क्यों बता दिया था हमने पैराबोलिक, क्योंकि इक्वेशन पूरी पैराबोला की ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर तुम लोगों ने कोनिक सेक्शन 11 में पढ़ा होगा तो बात समझ गए मेरी। तो इक्वेशन कैसी है उसी पे उसका कर्व डिपेंड करता है, या फिर ग्राफ जो बनेगा वो डिपेंड करता है। तो ग्राफ को कैसा प्लॉट होगा तो इक्वेशन से पता कर सकते हैं। जैसे v इक्वल टू आई आर, ये वाला ग्राफ है। तो v इक्वल टू आई आर जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वो क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है इसका, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब होती है तो आपका अगर ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है तो आपकी इक्वेशन भी वही रिजेंबल कर रही होगी, ठीक है। वो भी मेरी बात समझ जाओगे। तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर को मैंने रीअरेंज करके माइनस आर आई प्लस ई लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, बिकॉज इसको मैं कंपेयर करवा सकता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ज़रा कंपेयर करवाओ। y एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसलिए y की वैल्यू हमने किसके बराबर लिखी है, v के बराबर, ठीक है। m क्या होता है भाई, व्हाट इज m, स्मॉल m, स्लोप। स्लोप, वेरी गुड। तो स्लोप। m को कंपेयर करवाते हैं तो किसके बराबर आ रही है, माइनस आर के बराबर आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स जब vi का हम स्लोप, जो vi ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस आर के बराबर होगा। जिसको स्लोप नहीं पता वो मैं बता दूंगा, कन्फ्यूज मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, करंट होगा। तो देखो v और i के बीच में ही तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, इसीलिए मैंने r को इधर खिसका दिया था, समझ गए ना मेरी बात। r को इधर इसलिए खिसका दिया था जिससे x के नीचे x आ जाए, क्लियर है। c क्या होता है भाई मेरे, बताओ, व्हाट इज कांस्टेंट। नो, इंटरसेप्ट। c इज द इंटरसेप्ट, कांस्टेंट होता है, सही कह रहे हो, c इज द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, प्लस ई। यहाँ देखो, या अगर माइनस ई होता है तो माइनस नीचे की साइड जा रहा होता है, यहाँ प्लस ई है। ये सब पढ़ा है ना तुम लोगों ने कि नहीं, कि यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, उसका क्या मतलब होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। और इस इक्वेशन को याद रखना, इसको आगे चल के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक प्लैंक्स कांस्टेंट पता करने के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये सब भूलना मत, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ याद रखना चीज़ें, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द गिवन इक्वेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन, समझ रहे हो ना। इसको मैंने कंपेयर कर लिया। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप क्या है, निगेटिव है। देखो स्लोप क्या है, माइनस आर है ना, तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस आर का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ जा रहा होगा, घट रहा होगा। ग्राफ कैसे बन रहा होगा, नीचे की साइड बन रहा होगा। प्लस आर होता तो ऊपर की साइड जा रहा होता। स्लोप समझते हो ना, स्लोप मतलब ढलान। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। नेगेटिव स्लोप है तो क्या बनेगा, नेगेटिव, नीचे की घट रही होगी चीज़, एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक चीज़ बढ़ाने तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये मैथ के बेसिक्स हैं। तो हमने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया, वी प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करूँगा, करंट प्लॉट करूँगा। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, नीचे की साइड ऐसे। कहोगे सर ऐसा क्यों बन रहा है, तो इक्वेशन देख लो ज़रा, नीचे ऐसे निगेटिव की तरफ बनेगा, यानी कि जब v की वैल्यू घट रही होगी तो i बढ़ रहा होगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो ज़रा ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू बढ़ाओ ज़रा, देखो i की वैल्यू बढ़ाओ, तो क्या v की वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है। देखो i की वैल्यू बढ़ाने पे, देखो i की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे जैसे i की वैल्यू जो कुछ है तो v की वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई। देखो तो i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू इक्वेशन से ही देख लो ना, i की वैल्यू बढ़ रही है तो v की वैल्यू घट रही है, तो ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा भाई मेरे, क्यों। और कोई भी कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। आप कहोगे सर आपने इसमें यहाँ पे इंटरसेप्ट कैसे करवा दिया। इंटरसेप्ट इसीलिए भैया मैंने करवा दिया बिकॉज इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है। सी की वैल्यू कुछ है ना, सी की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है ई, यानी ईएमएफ के बराबर। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को काटेगी, जो भी वाई एक्सिस पे जो चीज़ है उस पर ये जो ग्राफ है किस पॉइंट पे काटेगा। अब क्योंकि पॉजिटिव ई आया है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं काटेगा, यानी कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस ई को, यानी कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ईएमएफ को, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगा ये ग्राफ। अब देखो अगर हम वी आई ग्राफ का ओम्स लॉ से प्लॉट करें तो कुछ ऐसे आता था कि नहीं आता था, क्यों भाई। अरे यार ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसे आता था, आता था।
Yes, yes, sir. तो यहाँ पे देखो, अभी मैं तुम्हें पूरी समझा दूंगा चीज़, अगर ये चीज़ें समझ गए ना तो आगे परेशान नहीं होगे कभी। v इक्वल टू आई आर होता था फॉर्मूला, अगर इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो यहाँ पे आई आर प्लस जीरो लिख सकता हूँ मैं, v इक्वल टू आई आर प्लस जीरो। तो देखो y एक्सिस पे क्या है, v है, देखो v है y एक्सिस पे, m क्या है, r के बराबर है, x एक्सिस पे क्या है, करंट है, c की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट देखो कितना है, जीरो है, देखो y एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है ग्राफ, ये जीरो पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, मतलब कि इक्वेशन देख के ही बता सकते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बनेगा, और पॉजिटिव स्लोप है, देखो m की वैल्यू क्या है, r के बराबर, प्लस r के बराबर है कि नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव स्लोप जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अरे ग्राफ समझ में आ गया कि कैसे बना है इसका, Yes, sir. ये तो चीज़ मैंने बस समझाने के लिए बता दी कि आप इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई, इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ई पे पॉजिटिव ही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही तो ऊपर की साइड ही आएगा कहीं ना कहीं। और ये क्या होता है, आई मैक्स, यानी मैक्सिमम करंट, ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, मैक्सिमम करंट की होती है। समझ में आ गया ग्राफ पूरी तरीके से। तो यहाँ स्लोप लिख देना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस आर का मतलब, अब स्लोप का मतलब क्या होगा, ई एम एफ अपॉन आई मैक्स। आर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए पूछे तो क्या करना पड़ेगा, ई एम एफ अपॉन आई मैक्स, यानी कि थीटा, ये अगर थीटा मान लो तो tan थीटा निकालना है आपको। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इसमें ये ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल, ई, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ई, और बेस की वैल्यू क्या है, आई मैक्स, और tan थीटा किसके बराबर, आर के बराबर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला होता है, ई अपॉन आई मैक्स, ठीक है। tan थीटा ही स्लोप होती है, ऐसा समझो, tan थीटा का मतलब ही होता है स्लोप। अगर मैं ओम्स लॉ वाला ग्राफ बनाऊँ ऐसे, तो इसकी स्लोप अगर निकालनी हो तो स्लोप क्या होती थी, आर होती थी, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ये थीटा, ये वी है, ये आई है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, और वो क्या हो जाएगी, वी अपॉन आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ से भी देखो वेरीफाई हो रही बात, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला का ई अपॉन आई मैक्स, और ये पूरा नोट डाउन कर लो, अगर डाउट हुआ हो तो पूछ लो। ये सब मैंने चीज़ें इसलिए बता दी, आप केवल रटो मत चीज़ों को, उसको समझो भी, इक्वेशन देखी कैसे जाती है। वो जो ओम्स लॉ में ग्राफ बन रहा था और ये ग्राफ बहुत फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फ़र्क आ गया। सर जैसे कि हम लोग को इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे पता चल गया, सी मतलब जो इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे मतलब ई का ई वहाँ पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे आई कैसे पता चला? बिकॉज एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, लेकिन तो वहाँ पे वही पॉइंट पे आएगा आई, ये कैसे करें? जिस पॉइंट पे भी काटेगा यही तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, इसके आगे कुछ ग्राफ में कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसके आगे कुछ ग्राफ बन रहा है, तो जहाँ पे काटेगा, अगर ई जिस पॉइंट पे ई होगा, ई की वैल्यू तो इंटरसेप्ट के बराबर है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा, अगर उस पर्टिकुलर केस की बात करें तो कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, वो इतना हो रहा होगा, ठीक है भाई। जिस पॉइंट पे ग्राफ कटेगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू रही होगी कि नहीं, यहाँ पे जो करंट की कुछ वैल्यू रही होगी, तो मैक्सिमम करंट यही तो हुआ, ये करंट की वैल्यू ज़्यादा है कि ये करंट की वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम करंट तो यही है ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, इसलिए। या फिर ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे अगर एक ये ए पॉइंट लिख दो, ये बी पॉइंट लिख दो, तो यहाँ पे अगर आई बी लिखना चाहते हो आई बी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई बी लिखना चाहते हो तो आई बी लिखना चाहो आई बी लिख दो, जो भी बी पॉइंट पे करंट होगा, जो भी बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू होगी, यानी इतनी वैल्यू जो भी है। ऑब्वियसली ये आई मैक्स ही है यार, देखो ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम ही तो है, नहीं कि ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम है भाई, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो यही मैक्सिमम है, यस सर। बस। आई मैक्स लिखना चाहो आई मैक्स लिख दो, नहीं तो जो मेरी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल की, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी पॉइंट पे टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो अगर फॉर्मूला देखा जाए, ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी प्लस वी डैश या फिर वी प्लस आई आर, यही तो होता है फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी प्लस वी डैश होता है, या वी प्लस आई स्मॉल आर। अब कैपिटल इस वाले बी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, बी पॉइंट पे, कैपिटल बी पॉइंट पे टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो, आई इंटू आर। तो आई का आर स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन आई हो गया कि नहीं हो गया। और ये आई किस फॉर्म किस पर्टिकुलर बात से बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पे, चाहे कैसे भी देख लो वैसे ही आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे भी एनालाइज करना चाहो।